एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पे हम लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5। इसके जो पीछे के यूनिट है 1 2 3 4 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और यूनिट 5 क्या है आपका? है गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन। गैस टरबाइन और जेट प्रोपल्सन में क्या क्या सिलेबस है यूनिट 5 का, पहले देखते हैं। गैस टरबाइन में हम पढ़ने वाले हैं कि गैस टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ब्रेटन साइकिल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है गैस टरबाइन के लिए, गैस टरबाइन साइकिल हमारा किस तरीके से वर्क करता है विद इंटरकूलिंग में इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, रीहीटिंग का यूज किस तरीके से होता है, रीजेनरेशन एंड देयर कॉम्बिनेशन। और हम बात करेंगे इसके सारे इफिशियंसी के बारे में, पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, एंड डेविएशन ऑफ एक्चुअल साइकिल फ्रॉम द आइडियल साइकिल क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेट प्रोपल्सन, एक अलग सा इसमें चैप्टर गिवन है, वहां पे हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्सन के बारे में, टर्बो जेट किस तरीके से वर्क करता है, टर्बो प्रूफ इंजन किस तरीके से वर्क करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और बात करेंगे जो हमारे रॉकेट प्रोपल्सन होते हैं, रॉकेट इंजन उनका प्रिंसिपल क्या होता है और जो उनका डेरिवेशन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रॉकेट इंजन के बारे में। ये हमारा पूरा यूनिट 5 का दोस्तों सिलेबस है। बात करते हैं पार्ट वाइज कि हम यहाँ पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले बात करेंगे कि गैस टरबाइन के बारे में और उसके लेआउट के बारे में। जब हम गैस टरबाइन के बारे में बात करेंगे तो वन वन कंपोनेंट हमारे सारे इसमें डिस्क्राइब हो जाएंगे और लेआउट भी हमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेल कोलमन साइकिल क्या होता है, इफिशियंसी किस तरीके से निकलती है और प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। और लास्ट बात करेंगे कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, इसकी इफिशियंसी किस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं। यहाँ पे दोनों टॉपिक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पहली बार जरूर कर लें। अगर दोस्तों आपको कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, सारे पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, आपको करना क्या है, सिविल मंत्रा यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड करना है। वहां से आप सारी चीजें एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। कि हमारा जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसका लेआउट किस तरीके से होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है वहां क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं। अब गैस हमारी एयर भी हो सकती है या फिर हमारी कोई और भी गैस हो सकती है। अब हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट है इसका मेन वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या करता है, ये जनरेट करता है। तो हमारा जो गैस टरबाइन का मेन मोटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमारा क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। ये दोस्तों इसके मेन कंपोनेंट है जो इस लेआउट को पूरा करते हैं। अब जो हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट है, अब उसका मेन थ्योरी क्या है दोस्तों, पहले क्या होता है, हमारी जो एयर है, एयर हमारी आती है किस पे, कंप्रेसर पे। अब ये कंप्रेसर पे आएगी, ये हमने क्या किया, एयर को इन किया। आपको दिख रहा होगा, देखो ये हमारी क्या है, एयर हमारी आती है, ये किस में आती है, कंप्रेसर पे आती है। अब कंप्रेस के बाद यहाँ क्या होगा, जब ये एयर हमारी कंप्रेस होगी तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये प्रेशर और टेम्परेचर इनका इंक्रीज हो जाएगा तब ये हमारा पास होता है कंबक्शन चैम्बर से। ये क्या होता है, हमारा कंबक्शन चैम्बर होता है। तो जहां जो हमारी प्रेशर और जो जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है जिस एयर का, वो हमारी किस में से जाती है, कंबक्शन चैम्बर से जाती है। और इसी कंबक्शन चैम्बर हम क्या, इसको कंबक्शन करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद होता क्या है, इसके बाद ये जाता है हमारा टरबाइन में, क्योंकि टरबाइन अब क्या करेगा, टरबाइन हमारा क्या करेगा, यहाँ से पावर हमें इसमें मिलेगी।
तो टरबाइन क्या है, यहां से मूव होती है क्योंकि इसको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है हाई प्रेशर और टेम्परेचर की। तो ये क्या करता है, ये टरबाइन को मूव करता है और टरबाइन हमारा एक तरीके से कनेक्ट होता है अल्टरनेटर से। ये हमारा अल्टरनेटर है। अब फिर हम आगे और भी स्टार्टिंग मोटर हो सकता है, फिर हमारा कोई भी जनरेटर हमारा कपलिंग होता है जो हमें क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। ठीक है। और हमारा जो टरबाइन होता है ये हमारा कनेक्ट होता है कपलिंग से, जो कंप्रेसर को भी क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया दोस्तों मेन थ्योरी इसकी। अब बात करते हैं कि जो हमारा कंप्लीट लेआउट होता है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है और किस तरीके से बना होता है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर क्या करता है, एयर हमारी यहां से आ रही है, अब यहां से एयर आएगी तो एयर फिल्टर क्या करेगा, जो हमारी एयर है, जो इसमें मॉइस्चर के पार्टिकल हैं, उनको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अब एयर फिल्टर होने के बाद ये हमारा जाता है लो कंप्रेसर पे। एक तरीके की हमारी टू स्टेज है, तो हम टू स्टेज में क्या करते हैं, एक लो प्रेशर कंप्रेसर का यूज करते हैं, एक हाई प्रेशर कंप्रेसर का यूज करते हैं। अगर हमारी टू स्टेज की कंप्रेसर है तो हम बीच में यूज करते हैं इंटरकूलर का। तो होता क्या है, जब हमारी एयर इंटर होती है फिल्टर होके तो ये जाती है लो प्रेशर कंप्रेसर पे। अभी लो प्रेशर पे क्या होगा, जब एयर जाएगी तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो एयर पास होती है ये हमारी इंटरकूलर से होके जाती है। अब ये इंटरकूलर लगाने का मतलब क्या है, इंटरकूलर क्या करता है, अब देखो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर है, तो अभी ये प्रेशर जो टेम्परेचर इसका थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इसको इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हाई प्रेशर का भी यूज किया है, हाई प्रेशर कंप्रेसर का। तो जब इंटरकूलर से पास होगी तो जो इसको प्रेशर है और इसका जो टेम्परेचर है ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको एक तरीके से इंटरकूलर करेगा, यानी इसको रिड्यूस करेगा, ताकि जब ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जाए तो क्यों क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर हो जाएंगे, टेम्परेचर है, कोलिजन होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा, और इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरकूलर से पास कराते हैं, जिससे क्या कर सके हम इसको और भी, जो हमारी एयर जा रही है उसको और भी हम प्रेशर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। तो ये जाता है हाई प्रेशर कंप्रेसर पे, जिससे क्या होता है, यहाँ इसका प्रेशर और टेम्परेचर और भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब एयर को करने के बाद हम इसको भेजते हैं हीट एक्सचेंजर पे। ये जो डॉटेड लाइन हमारी शो कर रही है ये यह बताती है कि जो हमारा हाई प्रेशर के बाद जो हमारी एयर जाती है वो हमारी हीट एक्सचेंजर पे जाती है। अब हीट एक्सचेंजर क्या वर्क करता है, हीट को क्या करेगा, ये एक तरीके से हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करता है। अब होता क्या है, अभी जब हमारा हाई प्रेशर और टेम्परेचर एयर जाती है हीट एक्सचेंजर पे, अब यहां से इसको हीट कैसे मिलता है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में, कि इसका प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। तो क्या होता है, जब हीट एक्सचेंजर पे जाती है तो इस पे क्या है, इसकी इफिशियंसी और इंक्रीज हो जाती है, यानी कहने का मतलब इसको और भी हीट मिलती है, और ये हीट हमारी जो एयर की है वो हमारी सीधे जाती है कंबक्शन चैम्बर पे। अभी कंबक्शन जब चैम्बर से पास होती है, यहाँ क्या फ्यूल ऐड हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है, तो एयर हमारी जो है इसकी इफिशियंसी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, अभी इतना इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टरबाइन में भेजते हैं। जब ये टरबाइन में जाता है तो टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में ब्लेड लगी होंगी और ये मूव करता है, और ये हमारा कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होगा, अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। यहाँ हमारा क्या होता है, जब हमारी टरबाइन मूव करती है तो जो हमारी मैकेनिकल पावर होती है ये अल्टरनेटर क्या करता है, चेंज कर देता है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में, क्योंकि मोटर रोटेट करेगी। हमें मेन मोटिव क्या है, इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो यहां से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, हम इसको आगे सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर हमारा क्या करता है, चेंज कर देता है। यहाँ हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें क्या काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, फिर उसके बाद क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब ये तुम्हारी होगी हाई प्रेशर टरबाइन, क्योंकि ये हमने हाई प्रेशर का यूज किया। अब क्या है, जब ये एयर हाई प्रेशर टरबाइन के बाद जो एयर बचेगी वो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। अब एटमॉस्फेयर से ना छोड़ने के, एटमॉस्फेयर पे हम ना छोड़े इसको, इसकी हम क्या करें, इफिशियंसी को और इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, अभी क्या है, जो हमारी गैसेज हैं वो एक तरीके से हमारी फ्लू गैसेज हैं। जब ये फ्लू गैसेज हैं तो इनका टेम्परेचर भी कुछ अभी है, तो इनको क्या करते हैं, अगेन रीहीट करते हैं। अब रीहीट से क्या होता है, अब जब ये टरबाइन से पास होती है जब, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर कुछ लो हो जाता है। तो अगेन इसके मॉइस्चर के पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए जो हमारी एयर बच गई है, फ्लू गैसेस बच गई है, जो एटमॉस्फेयर पे हम जाने दे रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, रीहीट से पास कराते हैं। अब जब रीहीटर से पास होती है तो अगेन क्या होता है, ये रीहीट हो जाती है। अब ये रीहीट होने के बाद ये हम क्या करते हैं, इस एयर को हम लो प्रेशर टरबाइन में छोड़ते हैं। अब ये लो प्रेशर टरबाइन क्या करता है, ये भी क्या करता है, मूव करने लगता है। जब ये मूव करेगा तो भी ये मूव करने के बाद
यहाँ हमारे कपलिंग से कनेक्ट होता है, जो लो प्रेशर टरबाइन को भी चलाने में हेल्प करता है। और ये फिर हमारी जाती है हीट एक्सचेंजर पे, और ये कंटिन्यू साइकिल दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि जो हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसका लेआउट किस तरीके से होता है, और ये जो मेन मेन कंपोनेंट है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। कोलेमन साइकिल के बारे में कि बेल कोलेमन हमारा साइकिल क्या होता है, पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है, और इसका जो वर्किंग साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके पहले हमने दोस्तों क्या बात किया था, हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था वो बात किया था कि रिवर्स कार्नाट साइकिल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं बेल कोलेमन साइकिल को। पहले बात करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, बेल जो हमारा कोलेमन साइकिल होता है इसको एक नाम से हम और जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इसे रिवर्स्ड जूल साइकिल। कहने का मतलब ये जो बेल कोलेमन साइकिल है ना, ये तीन नाम से पूछ सकता है। ये आपको कह सकता है कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल को डिस्क्राइब करो, पीवी और टीएस डायग्राम, ठीक है, सीओपी बताओ, या फिर आपको कहेगा रिवर्स जूल साइकिल बताओ। तो सबका जो नाम है वो एक ही है और एक ही चीज हमारा निकल के आता है, ठीक है। ये सारे उसके नाम ही है, बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, इज यूज्ड एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारे होते हैं वहां पे मेनली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पार्टिकुलरली अगर हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की बात करें तो वहां पे हम बेल कोलेमन साइकिल का ही यूज करते हैं। जो हमारा बेल कोलेमन साइकिल है ये क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है रिवर्स कार्नाट साइकिल का। अगर आप अपने वीडियो रिवर्स कार्नाट साइकिल का नहीं देखा है तो जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आएगा कि रिवर्स कार्नाट साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया था और बेल कोलेमन साइकिल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इसका मेन साइकिल। क्या क्या, पहले इसके मेन कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, पहला एक हो गया हमारा कंप्रेसर, पहला कंपोनेंट। दूसरा क्या होता है हमारा, कूलर होता है। तीसरा क्या होता है, एक्सपेंडर होता है, या फिर हम कहते हैं एक्सपेंडर जो हमारा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ डिवाइस होती है वो होता है रेफ्रिजरेटर। यानी जो बेल कोलेमन साइकिल होता है, ये जो चार मेन कंपोनेंट है यह इन्हीं पे क्या है, वर्क करता है। अब देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। तो बात करते हैं बेल कोलेमन साइकिल के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, ये जो चार कंपोनेंट है, अब इसको हम पीवी और टीएस डायग्राम की हेल्प से एक साथ समझेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस इस क्या क्या होता है, जो चार साइकिल इसमें हमारी गिवन होती है बेल कोलेमन साइकिल में, पहला हमारा जो साइकिल होता है जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे आपको 1 से 2, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा जो 1 से 2 है, ये हमारा साइकिल कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। अब ये जो 1 से हमारा 2 है, यहाँ प्रोसेस कैसा हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। दिख रहा है दोस्तों, एयर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी। क्या होता है, यहाँ पे जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इनटू द कंप्रेसर, यानी रेफ्रिजरेटर से एयर हमारी कंप्रेस में जाती है और एयर हमारी क्या होती है, कंप्रेस होती है। और जो कंप्रेस होती है, कैसा कंप्रेस होती है, आइसेंट्रोपिक फॉर्म में होती है। कहने का मतलब जो इसका एंट्रोपी है, जो इसका एंट्रोपी है वह क्या है, कांस्टेंट रहेगा। रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर विदाउट एनी हीट ट्रांसफर। जब कंप्रेस होगी कोई गैस तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वह भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब क्या होगा, कंप्रेस का प्रोसेस होगा। समझते हैं कि पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो, जब हम क्या होता है, जब हमारी एयर क्या है, रेफ्रिजरेशन से इस कंप्रेसर में जाती है, तो एयर हमारी जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो देखो, पहला प्रेशर इसका कितना था, P1 था, अब कितना हो गया, P2 हो गया। कहने का मतलब प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो, किसी को सीधी सी बात है, किसी को हम जब कोई बड़ी चीज है उसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, छोटी होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो देखो यहाँ पे पहले वॉल्यूम कितना था, V1 था, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें
तो क्या था, V1 था। अब वैल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो वैल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात करते हैं टीएस डायग्राम में टेम्परेचर की। ठीक है, ये हमारा क्या है, टी और एस डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। तो 1 से 2 में अगर हम देखें यहाँ पे, तो टेम्परेचर क्या है, पहले T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है हमारा, T1 है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2 है। कहने का मतलब पहले टेम्परेचर कितना था, इतना था। अब कितना बढ़ के हो गया, इतना। यानी जब कंप्रेस कोई बॉडी होगी, एयर कंप्रेस होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज करेगा। बात करते हैं इंट्रोपी में क्या इफेक्ट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें इंट्रोपी, टेम्परेचर इंट्रोपी में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 और S2 क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब इंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब इंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो इस कंडीशन में कोई भी हीट ना एब्जॉर्ब होगी और ना रिजेक्ट होगी। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो, अगर हम रिलेशन देखें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में टेम्परेचर और प्रेशर का, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो हमारा आइसेंट्रोपिक है, यहाँ पे हमारा क्या है, T2 अपान क्या होगा, T1। ठीक है, ये हमारा क्या टेम्परेचर, T2, और यहाँ पे क्या है, T1। और प्रेशर के लिए P2 अपान P1, तो ये क्या हो गया, गामा -1 अपान गामा। तो ये हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का रिलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 2 क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 से 3 कि जब हमारी जो कंप्रेस एयर है कूलर में आएगी, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। सेकंड बात करते हैं हम, जो हमारा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, ये 2 से जो 3 हमारा साइकिल ये वर्क कर रहा है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे जो भी हमारा वर्क होगा, उसमें जो प्रेशर है वह कांस्टेंट रहेगा। किस तरीके से, अभी देखने वाले हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी कंप्रेस जो हॉट एयर है फ्लो होती है कूलर पे, और हीट एक्सचेंजर, इसे हम क्या कहते हैं, कूलर कह सकते हैं या फिर हम इसे हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट इज रिमूव एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से हीट हमारी क्या है, रिमूव हो जाती है। यानी कहने का मतलब हीट यहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर कूल डाउन व्हाइल मेंटेनिंग इट्स प्रेशर। तो यहाँ पे कूलर पे क्या होगा, जो एयर हमारी गर्म थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हीट हमारी रिमूव हो जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा। तो देखो क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब हम बात करें अगर प्रेशर की, तो कैसे प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो प्रेशर हमारा क्या कांस्टेंट है। देखो कैसे प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं 2 से 3 के लिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखो P2 अपान क्या हो गया, P3 हो गया। कहने का मतलब प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो वॉल्यूम पहले कितना है, वॉल्यूम की तरफ बात करें, तो ये वॉल्यूम कितना है, V2 है। और ये वॉल्यूम कितना है, V3 है। पहले वॉल्यूम कितना था, इतना ज्यादा था। अब वॉल्यूम कितना है, इतना। यानी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा V2 टू V3। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखो 2 से 3 के लिए टीएस डायग्राम में टेम्परेचर पहले कितना है, T2 है। अब कितना है, T3 है। श्योर है कि जब वहां यहाँ से हीट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, हीट रिमूव होगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ से थे अब यहाँ पे हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। ठीक है। और इंट्रोपी, अब इंट्रोपी क्या होगी, अगर हम इंट्रोपी की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, S2 है। यहाँ पे क्या है, S2 और S1 था। अब यहाँ पे क्या है, S3 और S4 है। बट अगर हम बात करें 2 से 3, तो इंट्रोपी तो हमारी कम हो गई। पहले इतना था, अब कितना हुआ, इतना। तो कहने का मतलब इंट्रोपी भी क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जब यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हीट कितनी रिजेक्ट होगी। तो रिलेशन हम देखते हैं क्या होगा, Cp यानी mCp और डेल्टा टी, m को हमने हटा दिया, Cp T2 माइनस T3, कितना, T2 माइनस T3। ये रिलेशन आ गया कि हमारी हीट कितनी रिजेक्ट होगी इस कूलर से। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 to 4 हमारा साइकिल
क्या वर्क करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं 3 to 4। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। ओके, बात करते हैं कि 3 to 4 में क्या चेंजेस आएंगे। जब हमारा साइकिल इस एयर इस कूलर से निकलता है एक्सपेंडर में जाता है तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। बात करते हैं द कूल्ड एयर एक्सपेंड इन द एक्सपेंडर, या हम कह सकते हैं टरबाइन में, तो रिजल्टिंग इन अ ड्रॉप इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर विदाउट हीट एक्सचेंज प्रोड्यूसिंग वर्क इन द प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इवन टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे जब हमारी एक्सपेंड होगी, अब श्योर है कोई भी चीज जब यहाँ एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं कि 3 to 4 में प्रोसेस में क्या होता है, जब एयर यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो किस पे जाती है, एक्सपेंडर में जा रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है 3 to 4, ये हमारा दिख रहा है 3 to 4। तो 3 to 4 में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहले प्रेशर कितना है, P3 है, यहाँ पे था प्रेशर, अब कितना हो गया प्रेशर, यानी यहां से यहां आ गया, प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम कितना था, V3 था, अब कितना हो गया वॉल्यूम, V4 हो गया, यानी वॉल्यूम पहले इतना था अब कितना बढ़ गया। तो क्या हुआ वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। देखो 3 to 4, पहले टेम्परेचर कितना है, ये T3 है, ये T3 है, अब कितना हो रहा है, T4 हो रहा है, यानी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। बट इंट्रोपी यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रोसेस हमारा कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। एक्सपेंशन प्रोसेस से तुम्हारी इंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब इंट्रोपी का रिलेशन है तो देख लेते हैं कि इंट्रोपी एक्सपेंशन प्रोसेस में 3 to 4 में क्या होगी। अब हम 3 to 4 की अगर बात कर रहे हैं तो कितना होगा, T3 अपान T4 इक्वल P3 अपान P4, गामा माइनस 1 अपान गामा, ये पावर में है पूरा। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन मिल गया, आइसेंट्रोपिक में हमारा क्या चेंजेस आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमारा फाइनली साइकिल 4 to 1 के लिए जाएगा तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, 4 to 1 साइकिल वर्क करेगा, यानी यहां से यहां तक की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जा रहा है तो रेफ्रिजरेटर में क्या चेंज होगा, देखो फाइनली जब कोल्ड एयर पास होगी रेफ्रिजरेटर से, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग स्पेस। ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग स्पेस से एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कंप्लीटिंग द साइकिल एज इट रिटर्न टू द कंप्रेसर। और ये फिर अगेन एयर हमारी कंप्रेसर में जाएगी, फिर इस कूलर में, फिर एक्सपेंडर में, अब कंटिन्यू साइकिल हमारा इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। देख लेते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर में जाएगी तब क्या चेंजेस आएंगे 4 to 1 के लिए। तो पहले बात कर ले रहे हैं प्रेशर के लिए, तो प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जो हमारा P1 इक्वल टू क्या रहेगा, P4 रहेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कहते कितना है, T4 है, यहाँ पे कितना हो गया, T1 हो गया, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, देखो वॉल्यूम कितना है, V4 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो ये चेंजेस आएंगे जब हमारा साइकिल कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन पे वर्क करेगा, यानी 4 to 1 पे वर्क करेगा। तो हीट यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट रिजेक्ट कर रहा था। अगर हम देखें कूलर के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, 4 to 1 के लिए Cp T1 माइनस T4, कितना, T1 और T4। तो ये रिलेशन हमें निकल के आएगा कि आइसेंट्रोपिक के लिए और जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और हीट एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिलेशन आएगा। मेनली हमारा पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है कि सीओपी क्या होती है। दोस्तों जो अभी तक मैंने प्रोसेस बताया है ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि सीओपी क्या होती है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या निकल के आएगा, बेल कोलेमन जूल साइकिल के लिए या फिर बेल कोलेमन साइकिल के लिए। तो बात करते हैं आप सीओपी के लिए।
सीओपी क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। अब हीट यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो और वर्क इनपुट कितना हो गया। तो पहले बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? हीट रिजेक्ट माइनस हीट ऐड। हीट रिजेक्ट कितनी हो रही थी? T3 टू T4। यहाँ पे हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है कितना? Cp T3, अरे सॉरी, यहाँ पे ठीक है, हीट हमारी यहाँ पे क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है एक तरीके से। यहाँ पे साइकिल में क्या था? यहीं पे था ना, हमारी हीट रिजेक्ट हो रही थी 2 से 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बार मैं फिर हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइकिल को, ठीक है, अब देखो, अब क्या है, जो भाई हीट कहाँ रिजेक्ट हो रही है? यहाँ पे हीट हमारी क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है एक तरीके से। हीट रिजेक्ट कितने? Cp T2 माइनस T3। हीट ऐड कहाँ पे हो रही है? हीट ऐड हो रही है भाई यहाँ पे 4 टू 1 के लिए, तो Cp T1 माइनस T4। अब हीट COP क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट, यानी वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Cp T1 माइनस T4, क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और यहाँ पे वर्क डन कितना है? ये वाला वर्क डन हमारा निकल के आ गया इस लाइन पे। तो यहाँ पे देखो, इस साइकिल पे हमने क्या किया? यहाँ पे Cp Cp और Cp को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा? T1 माइनस T4 अपान T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कुछ इसको और इजी करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया? T4 को कॉमन ले लिया। T4 को हमने क्या किया? यहाँ पे कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? T1 अपान T4 माइनस 1। सेम यहाँ पे T3 हमने कॉमन लिया, तो T2 अपान T3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे T4 कॉमन ले लिया, तो T1 अपान T4 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको करने का मेन मकसद पता क्या है? देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें T1 और T4 को, हमने एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या है देखते हैं थोड़ा सा पहले। हमने आइसेंट्रोपिक के लिए यहाँ पे क्या क्या बताया है, फिर से एक बार याद करना आपने। आइसेंट्रोपिक के लिए 1 से 2 के लिए हमने रिलेशन ये वाला पढ़ा, T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 और इसकी पावर गामा माइनस 1 अपान, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए 3 to 4 के लिए ये रिलेशन बताया। तो अगर हम देखें ये कि हमारा यहाँ पे जो हमारा P2 और P3 इक्वल है, अब P1 इक्वल टू P4 है, तो P2 की जगह हम P3 रख सकते हैं, P1 की जगह P4 रख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें दोनों, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा, मिलेगा हमें T2 अपान T1 और मिलेगा T3 अपान T4। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिलेशन हमें निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए क्या? हमें T1 अपान T4 के उसमें उसमें चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको T2 अपान T3 इस साइड ले लिया और T1 को इस साइड भेज दिया। तो ये रिलेशन हमें निकल के यहाँ पे आ गया कि T2 अपान T3 इक्वल टू T1 अपान T4 होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखो T1 अपान T4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? T1 अपान T4 को यहाँ पे देखो T1 अपान T4, अगर हम T1 अपान T4 को क्या लिख सकते हैं? T2 अपान T3। तो वही लिखा मैंने T2 अपान T3, T2 अपान T3 और T2 अपान 3, यानी ये T2 और ये T2 अपान 3 ये सब कैंसिल आउट हो गया। हमें COP क्या मिला? T4 अपान T3 माइनस T4। तो यहाँ भी रिजल्ट आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछ रहा है, बट आपको टेम्परेचर के टर्म में नहीं, आपको कंप्रेशन रेशियो के टर्म में चाहिए होता है। तो अब इसको कंप्रेशन रेशियो के टर्म में थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो COP इक्वल टू T4 था, ये वाला रिलेशन। हमने क्या किया, यहां से T4 को कॉमन ले लिया। जब T4 को यहाँ पे हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या? T3 अपान T4 माइनस 1 इक्वल, क्योंकि T4 और T4 यहां से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 1 अपान T3 अपान T4 माइनस 1। अब देखो T3 और T4 का रिलेशन मैंने बताया ना, ये वाला रिलेशन T3 अपान T4 के लिए, तो P3 अपान P4 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1 हम लिख सकते हैं। या फिर P3 अपान P4 को हम P2 अपान P1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे P2 इक्वल टू P3 है और P1 इक्वल टू क्या है? P4 है। तो P3 की जगह ये P2 भी लिख सकते हैं और P4 की जगह P1 लिख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने वही लाइन लिखा हुआ है सेम। देखो हमारा जो P2 अपान P1 है ना, या P3 अपान P4 है, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, जिसे हम डिनोट करते हैं आरपी से। तो इस वाले टर्म को हम आरपी से डिनोट कर सकते हैं। तो सीओपी इक्वल टू फाइनली क्या निकल के आएगा, 1 अपान आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1, और दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बेल कोनेमन साइकिल। कहने का मतलब यहाँ पे फाइनल हमें सीओपी दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आप यहाँ से इस साइकिल को पूरे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कहाँ से हमें कैसे सॉल्व करना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट वीडियो। एक अच्छा इंफॉर्मेशन ये देना है कि अगर दोस्तों आपको आरएसी या किसी भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चाहिए, ऑफलाइन वीडियो पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिविल मंत्र ऐप डाउनलोड करना है। वहां से आप एक साथ से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में, कि हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, पीवी एंड टी5 डायग्राम कैसे बनेगा, और इसकी इफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि पहले इसका नाम है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो इसको ओपन गैस साइकिल टरबाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या प्रोसेस में, जो एयर हमारी होती है उसी को हम क्या करते हैं, उसी में वर्क करते हैं, और उसी एयर को वर्क करने के बाद एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, उस एयर को छोड़ देते हैं। इसलिए हम इसे नाम देते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। अब ये जो ओपन गैस साइकिल टरबाइन होती है, इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जो हमारे इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है हमारा कंप्रेसर, एक हमारा होता है कंबक्शन चैम्बर, और हमारा जो थर्ड होता है वो होती है हमारी टरबाइन, और इसके अलावा जो भी एक्सेसरीज है वो लगी होती है। लेकिन जो मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं वो हमारा कंप्रेसर होता है, कंबक्शन चैम्बर होता है, और टरबाइन होती है। अब बात करते हैं इसके मेन पहले प्रोसेस के बारे में, फिर बात करेंगे पीवी एंड टी5 डायग्राम के बारे में, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें होता क्या दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं। जब हमारी एयर को हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इस एयर को कंप्रेसर से पास कराते हैं। जब ये कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर का मेन वर्क क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है उसको क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है। जब ये कंप्रेस करता है तो होगा क्या, जब कंप्रेस करेगा तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा जो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा नॉर्मल प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर पे, वो हमारा इतना इंक्रीज कर देता है तो नियर अबाउट 10 बार इसका प्रेशर हो जाता है। और मोस्टली जो हम यहाँ कंप्रेसर में यूज करते हैं वो हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, यानी एयर हमारी गई, अब हमारी क्या कंप्रेस हुई। अब जब 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है ना, वो हमारा होता है एडियाबेटिक कंप्रेसर। ये हमारा जो एयर जा रही है, कंप्रेसर हमारा वर्क कर रहा है, ये हमारा कैसा प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक कंप्रेसर है। तो देखो कैसे होगा, हमारा ग्राफ देखो पीवी डायग्राम और टी5 डायग्राम साथ साथ मैं इसको बताते चलता हूं। अब देखो 1 है, ये प्रोसेस हमारा 1 है, अब ये 1 से 2 जा रहा है। अब यहां क्या हो रहा था, हमारा कम प्रेशर हो रहा है। प्रेशर क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेसर क्या है, एडियाबेटिक हमारा एक प्रोसेस है जिसे हम आइसेंट्रोपिक भी कह सकते हैं, यानी ना हम हीट लेते हैं ना हीट को बाहर देते हैं, ओनली हमारा क्या यहां हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब प्रेशर चेंज होता है तो हमारा पहला देखो P1 प्रेशर था, अब यहां जब जाएगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया, यानी P1 से कितना हो गया, P2 हो गया। ठीक है, अब एक तरीके का हमारा प्रोसेस कैसा है, ये 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये आइसेंट्रोपिक क्या होता है, जो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यहां जो हमारी एंट्रोपी होती है वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखो 1 से 2 हमारा क्या है प्रोसेस, एंट्रोपी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, यानी ये एंट्रोपी है, ये T और फाई है, जहां एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो देखो 1 से 2 हमारा क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी यहाँ जो φ1 है इक्वल टू φ2 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक कंप्रेसर प्रोसेस है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है, या फिर हम उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये तो हो गया 1 से 2 कंप्रेसर के बाद।
जो हमारी एयर होती है वो हमारी जाती है कंबक्शन चैम्बर में। अब यहाँ कंबक्शन चैम्बर में क्या होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा फ्यूल भी इंजेक्ट करते हैं। जब भी फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो जो हमारी प्रेशर, जो हमारी एयर जाती है कंप्रेस होके, वो जाती है कंबक्शन चैम्बर में। और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है ये एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी हमारा प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओनली जब ये कंबक्शन चैम्बर से एयर हमारी पास होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम देखें, ये हमारा 1 प्रोसेस था और ये हमारा 2 हो गया प्रोसेस। अब ये जो 2 से 3 जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, 3 प्रोसेस में, 2 से 3 में जो हमारी एयर थी कंप्रेस जो निकली थी, उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। और ये जो वर्क कर रहा है किस पे वर्क कर रहा है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2 से 3 का प्रोसेस है, 2 से 3 का, वो कैसा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। क्योंकि हम यहाँ क्या कर, फ्यूल को ऐड कर रहे हैं और हमारा कंबक्शन हो रहा है, यानी फ्यूल एडिशन प्रोसेस हो रहा है, हीट एडिशन, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो 2 से 3 मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या है, अब ऐड होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी जो हमारा टेम्परेचर था, यहाँ इस पे देखो T5 डायग्राम पे T2 था, अब T2 से क्या होगा, ये T3 हो गया। यानी टेम्परेचर T2 था, अब ये T3 हो गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब मैं कह रहा हूं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखो, पहले T2 था यानी V2 था, सॉरी, अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, V3, V2 से V3 हो गया है। यानी वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। जितना हमारा P2 है उतना हमारा क्या है, P3 है। ये P2 और P3 क्या है, इक्वल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब ये कंबक्शन चैम्बर से पास होता है तो ये जाता है टरबाइन में। अब टरबाइन क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद जो भी हमें मेन मकसद क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और टरबाइन हमारे आगे सेंड कर देता है। अब टरबाइन में क्या होता है, जो हमारी टरबाइन वर्क करती है, ये हमारी टरबाइन वर्क किया, इसके बाद क्या एक्सपेंशन जाती है, तो जो हमारा 3 to 4 प्रोसेस कहलाएगा, यानी 3 to 4 वो हमारा वर्क करता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे। कैसे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, अब जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो होगा क्या, जो हमारा वॉल्यूम है उसका क्या इंक्रीज होगा। यानी देखो 3 to 4 हमारा जो वर्क कर रहा है, अब इसका वॉल्यूम कितना था, V3 था, अब वॉल्यूम कितना होगा, V4 हो गया, क्योंकि अब हमारी जो एयर है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। और देखो जो हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यानी एंट्रोपी भी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो जो 3 to 4 है, यानी 3 and 4 में क्या है, जो हमारी एंट्रोपी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि बताया क्या है, आइसेंट्रोपिक, ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। अब हमारा आता है 4 to 1, जो हमारा 4 to 1 है वो भी हमारा एज ए कांस्टेंट चलता है प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यानी अब हीट हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और हमारा एक कंटिन्यू साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। तो देखो P1 to P4 कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो P1 से 4, अब क्या होगा, P1 अब हमारा क्या होगा, P4 होगा, क्योंकि कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। अब हीट क्या होगी हमारी, रिजेक्ट होगी, यानी कम हो जाएगी। तो हीट देखो कितनी थी, T1 थी, अब यहाँ कितनी हो रही है, T4 हो रही है। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों ये साइकिल वर्क करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पीवी डायग्राम हमारा क्या होता है, T5 डायग्राम क्या होता है, और ये 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 1 हमारा साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। बात करते हैं अब इसके इफिशियंसी के बारे में। अब देखो इफिशियंसी हमारी किसी चीज की कैसे निकलती है, कितना हमने वर्क किया, आउटपुट, और हमने कितना सप्लाई किया। यानी अगर हम इसकी थर्मल इफिशियंसी की बात करें, किसकी, थर्मल इफिशियंसी की, थर्मल इफिशियंसी को हम फाइंड करें तो क्या होगा, हमारा नेट वर्क हमारा कितना है, नेट वर्क हमारा कितना है, यानी आउटपुट हमारा कितना है, यही होता है नेटवर्क का मतलब, और हमने कितना हीट सप्लाई किया। अगर ये दोनों चीज हम फाइंड कर लेते हैं तो इजीली फाइंड कर लेंगे कि हमारी थर्मल इफिशियंसी इसकी कितनी है। अब देखो नेटवर्क को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना हमने वर्क इसमें किया उसको पहले देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्या कंप्रेसर है, यहां हम क्या कर रहे हैं, वर्क को दे रहे हैं ना, इनपुट कर रहे हैं, यानी वर्क इनपुट हमारा कितना है, जो हमारा वर्क इनपुट है वो कितना है, वर्क इनपुट हमारा कितना है, ये सीपी कितना हो जाएगा। यहां बात करते हैं, ये जो मैंने डैश दिखाया है ये मैंने एक्चुअल दिखाया है,
ये तो हमारा आइसेंट्रोपिक होता है, बट एक्चुअल में कंडीशन हमारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम एज ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ इस चीज को, जो हमारा कांस्टेंट है, उसको डैश शो किया है और इसका कोई मतलब नहीं। ओके, अब देखो वर्क इनपुट हमारा कितना हो रहा है, कंप्रेसर पे हो रहा है, यानी 1 से 2 पे हो रहा है। अब ये 1 से 2 पे हो रहा है, तो वर्क इनपुट हमारा कितना हो जाएगा, यहां से ये T2 डैश माइनस T1, यानी T2 डैश माइनस T1। ये हमने क्या किया, वर्क इनपुट किया। हमारा जो वर्क आउटपुट हो रहा है वो कहां मिल रहा है, टरबाइन पे मिल रहा है। तो देखते हैं वर्क आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, Cp T3, ये हमारा T3 है, एंड T4 डैश, यानी T3 माइनस T4 डैश। ओके, अब देखो हमने इतना तो कर लिया, अब हम हीट सप्लाइड कहां कर रहे हैं, जो हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं वो कहां दे रहे हैं, हीट सप्लाइड हम कहां दे रहे थे, 2 से 3 पे, यानी 2 डैश पे और 3 पे। तो हम लिखते हैं हीट सप्लाइड हमने कितना किया, क्योंकि कंबक्शन चैम्बर पे तो हीट सप्लाइड कर रहे हैं, तो हीट सप्लाइड हमारी कितनी है, वो है हमारी Cp एंड T3, ये T3 माइनस T2 डैश। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, नेटवर्क निकालना है। अब नेटवर्क निकालने के लिए क्या होगा, जो हमने वर्क आउटपुट किया है और इनपुट से माइनस कर दें, यानी हमारा कितना हो जाएगा, Cp T3 माइनस T4 डैश माइनस Cp एंड T2 डैश माइनस T1 अपान, अब हमने हीट कितनी सप्लाइड की है, ये हमारी हीट सप्लाइड है, यानी Cp एंड T3 माइनस T2 डैश। ओके, ये हमारा निकल के आ गया। तो अब यहां से हम Cp और Cp को कॉमन ले सकते हैं, अब आप यानी इजिली आगे इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है थर्मल इफिशियंसी, हम कैसे फाइंड करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल में दोस्तों दो चीजें और पूछता है। एक हमारा पूछता है कि जो हमारा कंप्रेसर है, क्या है हमारा, जो हमारा कंप्रेसर है उसका आइसेंट्रोपिक वर्क डन कितना है, आइसेंट्रोपिक, ये चीज आप याद रखना, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी यानी कितनी है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले वर्क इनपुट हमने कितना किया था कंप्रेसर पे, ये हमारा वर्क इनपुट है, यानी कितना आया था, Cp एंड T2 डैश माइनस T1, यही हुआ था हमारा T2, नहीं इसको T2 रखो अभी। अब हमने एक्चुअल हमारा आइसेंट्रोपिक कितने है, ये तो हमने लिया है, और हमारी एक्चुअल कितनी है, T2 है ना, यही T2 डैश है। तो वो कितना हो जाएगा, Cp एंड T2 डैश एक्चुअल वाला, और ये हमारा हो जाएगा T1, यानी Cp और Cp हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 अपान T2 डैश माइनस T1। ये हमारी क्या है, कंप्रेसर की है, याद रखना है। जो हमने वर्क इनपुट किया है रिक्वायर्ड इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर पे, और हमारा जो एक्चुअल था वर्क रिक्वायर्ड वह कितना था, दोनों का रेशियो हमारा होता है कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं टरबाइन का। ये दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए मैं फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी मैंने थर्मल इफिशियंसी आपको बता दिया है। अब देखो टरबाइन आइसेंट्रोपिक कितना होगा, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी हमारी किससे निकलेगी। अब एक्चुअल वर्क आउटपुट हमारा कितना था, एक्चुअल हमने टरबाइन पे कितना वर्क किया था, आउटपुट पे कितना था हमारा, Cp T3 माइनस T4 डैश, ये हमारा एक्चुअल था। ठीक है, यहां हमें एक्चुअल निकाला, फिर आइसेंट्रोपिक वर्क आउटपुट करना है। अब वो कितना था हमारा Cp, ये आपको याद रखना है ध्यान से, T3 एंड T4, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, T3 डैश माइनस T4 अपान T3 माइनस T4। ओके, एक मिनट, ये T3 माइनस T4 डैश है और ये T3 माइनस T4 डैश है। अब इस तरीके से हमारा टरबाइन का आइसेंट्रोपिक भी वर्क हमारा पता चल गया। देखो एक बार बार बता रहा हूं, जो आइसेंट्रोपिक है यहां में एक्चुअल यहां रखना है, लेकिन जो हमारा टरबाइन के लिए वो हमारा एक्चुअल कहां रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर की क्या होगी और टरबाइन की क्या होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।